नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का मैथ्स मेंटर आकाश एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज रीट 2025 के लिए हम लोग जो अपनी क्लासेस चला रहे हैं उसमें चैप्टर वाइज सिलसिलेवार चीज़ें मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो अभी आप लोगों को परसेंटेज, यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ की क्लास तो आप देख ही चुके हैं, 2 क्लास। तो अब मैं परसेंटेज यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ। तो थोड़ा परसेंटेज के बारे में बताऊंगा, परसेंटेज क्या होता है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, उनके कैसे क्वेश्चन होते हैं, वो हम आज यहाँ पर परिचर्चा करेंगे। हालांकि लेवल बहुत ईजी रहता है, मगर आज मैं बेसिक से शुरू करूंगा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। तो दोस्तों, परसेंटेज के बारे में जितने लोगों को जो जो भी चीज़ें अभी पता हैं उनको अपने माइंड से निकाल देना। और आज इस क्लास को मैं कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा कि आज के बाद सब कुछ याद रहेगा आपको परसेंटेज के बाबत। परसेंटेज 2 वर्ड से मिलकर बना है, पर और सेंट। पर का मतलब होता है दोस्तों, अगर मैं इसे बाइफरकेट करूं वर्ड को, तो एक वर्ड मिलेगा मुझे पर और दूसरा वर्ड मिलेगा मुझे सेंट। पर का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू, और सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब होता है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि सेंट किस लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। तो सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि 100 के रेस्पेक्ट में जब मैं कोई भी बात बोलूंगा तो उसी को मैं परसेंटेज बोलूंगा या परसेंट बोलूंगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने बोला x%, तो ये परसेंटेज का सिंबल है या परसेंट का सिंबल है, ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, ठीक है। तो ये परसेंट का सिंबल है। अब इसका मतलब होता है x पर का मतलब होता है अपॉन का सिंबल ये, और सेंट का मतलब 100, यानी कि x/100। इसका मतलब होगा x/100। इसको बेस वैल्यू बोला जाता है या इनिशियल वैल्यू बोला जाता है, बेस वैल्यू या इनिशियल वैल्यू। और इसको बोला जाता है परसेंट वैल्यू, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? परसेंट वैल्यू। यानी कि 100 में से x की बात हो रही है। आपके मार्क्स कैसे आते हैं? 340 आउट ऑफ 500 लिखा हुआ होता है ना, 340/500, तो यानी कि 500 में से 340। तो ऐसे ही x% का मतलब होता है x/100, यानी कि 100 में से x। जैसे मैंने बोला 10%, तो 10% का मतलब होता है 10/100, 10/100, यानी कि 100 में से, बहुत ध्यान से, 100 में से 10, 100 में से कितना? 100 में से 10, यही तो मैं बोलूंगा, 100 में से 10। जैसे मैंने बोला 20%, तो 20% का मतलब होता है 20/100, यानी कि 100 में से 20। अब पूरे पूरे मैथमेटिक्स में, पूरी इस दुनिया में, पूरी दुनिया में परसेंटेज के 2 ही एप्लीकेशन है, तीसरा कोई एप्लीकेशन ही नहीं। क्या एप्लीकेशन है? पहला एप्लीकेशन, आप सेंटेंस के बिहाफ पर समझने की कोशिश करो। मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, आप उसे पूरा करना और आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप एक बहुत अच्छे एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉई का मतलब कर्मचारी है, और आपने अपनी संस्था में बहुत अच्छा काम किया, और संस्था के जो मालिक हैं या मैनेजर हैं, ऑनर ने आपसे प्रभावित होकर आपकी सैलरी को 20%, पूरा करो इस सेंटेंस को। तो आप कहोगे सर 20% बढ़ा दिया क्योंकि प्रभावित है, या हो सकता है प्रभावित ही है तो कमी कर दिया हो। तो है ना, होता है ना कई बार कि मैं इससे बहुत प्रभावित हूं, मुझसे कुछ कहेगा नहीं, चलो ठीक है, इस पे ही सबसे पहले ठीकरा फोड़ते हैं, इसके 100 रुपए थे तो 20 कम कर देते हैं। तो परसेंटेज जहां कहीं भी आएगा सिर्फ 2 एप्लीकेशन लेकर आएगा, सिर्फ 2 एप्लीकेशन। तो पहला ऑपरेशन एप्लीकेशन लेकर आएगा इंक्रीमेंट, और दूसरा लेके आएगा डिक्रीमेंट। यानी कि परसेंटेज जहां कहीं भी आएगा, परसेंटेज जहां कहीं भी आएगा, या तो इंक्रीमेंट लेकर आएगा यानी कि वृद्धि लेकर आएगा, जिसे हम वृद्धि बोलते हैं, ठीक है, या फिर डिक्रीमेंट लेकर आएगा यानी कि कमी लेकर आएगा। इसके अलावा परसेंटेज कुछ भी लेकर नहीं आएगा एप्लीकेशन के फॉर्मेट में। क्लियर? किसी आदमी की सैलरी 20% बढ़ गई, किसी आदमी की सैलरी 30% कम हो गई, ठीक। अब इस पूरे चैप्टर को हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग पार्ट में।
इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। तो पूरा ध्यान से समझना, जो जो चीज भी मैं समझाऊंगा उसको आप शांति के साथ, शिद्दत के साथ समझते चले जाए। मजा आएगा, अच्छा लगेगा, और मैं समझता हूं कि कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर होएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो ये क्वेश्चन कैसे हैं? परसेंटेज इंक्रीज पर क्वेश्चन है ये आधारित, परसेंटेज इंक्रीज पर। तो जो दो लोग दिए गए हैं उन्हें लिख लो, एक तरफ लिखोगे राम और एक तरफ लिखोगे श्याम। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो तुलना जिससे हो रही है उसे 100 माना जाएगा। तो यहां पर कह रहा है जो राम की आय है ना वो श्याम की आय से, यानी कि तुलना हो रही है श्याम से। तो श्याम की आय अगर 100 रुपए है तो राम की आय 20% ज्यादा हो जाएगी। कितने परसेंट? 20% ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 120। तो पूछ रहा है श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कह रहा है जो श्याम की आय है ना ये वाली 100 रुपए, ये राम से कितनी कम है? तो कितनी कम है? 20 रुपए कम है। किससे? राम से, राम की आय से। तो तुलना यहां किससे हो रहा है? राम की आय से, तो यानी कि 120 से। तो 120 से 20 कम है, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए इसे 100 से गुणा करोगे, तो 20 से 6 बार, और यहां पर आंसर आ जाएगा 100/6%। और 100/6% का मतलब हो जाएगा 16 होल 2/3% कम। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि राम की आय श्याम की आय से 20% ज्यादा है, पर श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है? कम तो 20 रुपए ही है, मगर कितने परसेंट? 16 सही 2/3%। क्लियर? 16 सही 2/3%। क्या? कहां? क्यों? ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर, किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा ताकि इस वस्तु पर व्यय समान रहे? ताकि इस वस्तु पर व्यय समान रहे। चलो उड़ाओ। किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई। वस्तु मैंने मान लिया कि पहले 100 रुपए की थी और अब कीमत में 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 10% किसका? 100 का। पहले 100 रुपए का था कोई चीज और 100 का 10% निकालना है, तो का मतलब मल्टीप्लाई, 100 का 10%। इससे ये कैंसिल, यानी कि 10 रुपए बढ़ा दिए गए। इसमें कितने रुपए बढ़ा दिए गए? 10 रुपए बढ़ा दिए गए। तो अब जो वैल्यू आएगी वो 110 की आ जाएगी। पहले 100 रुपए की वस्तु मिल रही थी, अब 110 रुपए की वस्तु मिल रही है। 110 रुपए की वस्तु मिल रही है, तो उपभोक्ता कितने प्रतिशत की कमी करेगा ताकि इस वस्तु पर व्यय समान रहे? तो पहले वस्तु 100 रुपए की थी, अब वस्तु 110 रुपए की है, मगर उपभोक्ता के पास 110 रुपए नहीं है, वो सिर्फ 100 रुपए ही खर्च करना चाहता है, यानी कि जितने रुपए पहले उतने ही अभी, समान खर्च समान। तो 10 रुपए का कम सामान मिलेगा उसे। भाई अब सामान 110 का है मगर वो तो 100 रुपए खर्च करना चाह रहा है, तो 10 रुपए कम मिलेगा उसे। कहां से? 110 से। इसमें से 110 में से तो 100 में कितना? तो ये हो जाएगा 1/11, और 1/11 को सॉल्व करोगे तो 9.09% आपका आंसर आएगा। यानी कि उस उपभोक्ता को 9.09% सामग्री या सामान कम मिलेगा। तो ध्यान रखना, अपॉन में 110 आएगा, क्योंकि अब रेट 110 में से 10 कम करोगे तभी तो 100 बनेगा।
तो अब जो रेट है, अब जो तुलना होगी वो 110 से होगी, इसको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन, उसी आधार पर किसी वस्तु का मुद्रित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट पे लेके जाने की कोशिश मत करना, सिंपल फॉर्मेट में इसे समझना। यानी कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है, यानी कि आप 100 रुपए की उस वस्तु को खरीद कर लेकर आए हैं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट्स में जरूर बताते चलना। तो दोस्तों, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो उस वस्तु का मार्क प्राइस जो होगा, उस वस्तु का जो मार्क प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा? 125। 25% अधिक है, उधर 100 है तो उधर 125 है। इसे बिना लाभ या हानि के कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए? यानी कि हम तो 100 रुपए का ही खरीद के लेके आए हैं और लिख दिया 125, तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब है कि हम इस 125 वाली वस्तु को 100 रुपए में बेच दें। 100 की खरीद के लाए, 100 में ही बेच दिया, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप देखो कि कितने रुपए कम करे आपने? 25 रुपए। कहां से? 125 से, तभी तो 100 पे पहुंचोगे। तो जहां से कम कर रहे हो, जहां से तुलना कर रहे हो, उसको अपॉन में रखते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 से 5 बार और 5 से 20 बार। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 20% कम करना पड़ेगा। 20% कम करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम? 20% कम करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? सभी लोगों का क्लियर है? फोर्थ, अब ध्यान से देखना। अभी इसका फोर्थ क्वेश्चन ये तो हो गया था ना अपने पास। अब ये फोर्थ क्वेश्चन, सरसों के तेल की कीमत 15% अधिकतम थी या अधिक करी गई, इसे कितने प्रतिशत पर न्यूनतम करके बेचा जाना चाहिए ताकि लाभ या हानि अपरिवर्तित रहे? मिनिमाइज सो दैट प्रॉफिट और लॉस रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि अगर कोई चीज 100 रुपए की थी, वही सेम कॉन्सेप्ट, तो उसको 115 बना दिया। कितना बना दिया? 115 पे ले आए, 15% बढ़ा के 15% बढ़ा दिया। मगर कितना कम करा जाए जिससे कि नो प्रॉफिट नो लॉस? तो 115 को फिर से 100 बना दो, कौन तुम्हें रोक लेगा? तो जब 115 को 100 बनाओगे तो कितना कम किया? 15 कम किया। कहां से कम किया? 15 कम कहां से किया? 115 से। 15 कम कहां से किया? 115 से किया। बोलो क्लियर है? 15 कम कहां से किया? 115 से किया। तो 100 में कितना? 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 3 बार और 5 से 23 टाइम्स। ये आ जाएगा 300/23%। और सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 23 एकम 23 और 23 दूनी 46 और 23 तिया 69, 70 आएगा। 13 होल 1/23% कम करना पड़ेगा। देखो 23 एकम 23, 7 बचेगा 70, 23 तिया 69, 1 बचेगा अपने पास, तो 1 होल 23%। बोलो क्लियर है? सारे लोग बताओ, यहां तक चीजें क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, इसको जरा शांति के साथ देखो। अब तुम लैंग्वेज पढ़ोगे और धीरे धीरे तुम्हें कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सब कुछ समझ में आएगा, 1 to 1 समझ में आएगा। देखो, किसी कारण से एक व्यक्ति अपने व्यय में 20% की वृद्धि करता है। किसी कारण से एक व्यक्ति अपने व्यय में 20% की वृद्धि करता है। उस कारण से समाप्त होने के बाद वह अपने व्यय में कितने प्रतिशत की कमी करेगा ताकि उसके व्यय समान रहे? चलो, किसी कारण, यानी कि 100 रुपए था उसका खर्च और किसी कारण उसने 20% की वृद्धि कर ली, यानी कि अब 120 कर लिया।
100 को 120 कर लिया, तो अब वो कितने परसेंट कम रहे ताकि उसका व्यय समान रहे, यानी कि पहले जैसा आ जाए। तो 120 था, अब वो पहले जैसा आने के लिए 100 रुपए आने के लिए कितना कम करेगा? तो आप कहोगे सर 20 रुपए कम कर ले। वो कहां से? 120 से इंटू 100। तो 100 में कितना? तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, है ना। 20 से 6 बार, और 100/6 का मतलब हो जाएगा 16 सही 2/3%। क्लियर? गॉट इट? यहां तक चीजें क्लियर है सभी लोगों की? चलो अब थोड़ा सा इसको भी देखो जरा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसा बन रहा है? ये अपने पास कौन सा है? 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो जो भी दो लोग हैं उनको एज इट इज लिखो। यहां पर लिखोगे आप सीता और यहां पर लिखोगे आप गीता। सीता की जो इनकम है वो गीता की आय से 10% कम है। तुलना किससे हो रही है? गीता से। गीता की इनकम अगर 100 रुपए है तो इसकी इनकम 10% कम है। तो 100 का 10% कितना आएगा अपने पास? 10 रुपए आएगा, यानी कि इसकी इनकम 10 रुपए कम है। तो सीता की इनकम कितनी हो गई? 90 रुपए हो गई। 90 रुपए हो गई। 90 रुपए हो गई। गीता की आय सीता की आय से कितनी अधिक है? तो अब ये कह रहा है कि ये जो 100 है ना, ये 90 से कितना अधिक है? तो आप देखो कितना अधिक है? 10 अधिक है। किससे? सीता से। ध्यान रखना, जिससे तुलना होगी उसे अपॉन में लेके आओगे। जिससे भी तुलना होगी उसे अपॉन में लेके आओगे। यानी कि तुलना किससे हो रही है? सीता की आय से, यानी कि तुलना हो रही है सीता से, यानी कि 90 से। तो 90 में 10 कम है, तो 100 में कितना? यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100/9 का मतलब हो जाएगा 11.11%। 11.11%। बोलो क्लियर? यहां तक बात सभी लोगों को समझ में आई? इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के रीट के एग्जाम में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन न जाने कितनी बार आया है। आप उठा के देखना, 2022 का पेपर भी उठा के देखो, उससे पहला पेपर भी उठा के देखो, और उसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी के जो पेपर होते हैं, सीटेट टेट और अनदर स्टेट्स में जो टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में भी, साथ ही साथ एसएससी और बैंकिंग और रेलवे में भी ये पेपर कम से कम दोस्तों कुछ नहीं तो कम से कम सैकड़ों बार आया हो। चीनी की कीमत में 20% की गिरावट आती है, यानी कि अब देखो इसे माइंड में कैसे करोगे। यानी कि चीनी की कीमत पहले 100 रुपए थी और 20% की गिरावट आई है, तो इसका मतलब अब कितने की हो गई? वो 180 की हो गई। 80 की गिरावट का मतलब होता है कमी। तो 100 में 20 की कमी, यानी कि अब पहले प्राइस 100 था, अब 80 हो गया। उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसका व्यय अपरिवर्तित रहे? चलो भाई, अब आप देखो, प्राइस पहले 100 रुपए था, अब प्राइस 80 हो गया, मगर आपको तो पता ही नहीं है। अब आप तो 100 रुपए लेके जा रहे हो अपने घर से, आपको तो 100 रुपए खर्च करने हैं। क्लियर है? आपको तो 100 रुपए खर्च करने हैं। तो आप ये समझो कि आप 100 रुपए खर्च करोगे तो आपको क्वांटिटी मिलेगी 20 रुपए की ज्यादा, क्योंकि प्राइस अभी 80 है और आप 100 रुपए खर्च करने के मूड में हो, तो 20 रुपए की ज्यादा क्वांटिटी लेके आओगे। मगर प्राइस कितना है? अब 20 रुपए में कितनी क्वांटिटी ज्यादा आएगी? अब तो प्राइस 80 है ना, तो 20 की और ज्यादा मिलेगी, यानी कि 80 में 20 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे आपको, तभी तो 100 रुपए होंगे। तो 100 में कितना? 20 से 4 बार और 4 से काटोगे तो क्वांटिटी आपको 25% ज्यादा मिलेगी। और आप वैसे भी देख लो लॉजिक से, अगर आपके लॉजिक क्लियर है,
आप खुद देखो कि आप 80 रुपए की 1 किलो खरीद रहे हो तो 20 रुपए में कितनी आपको मिलेगी क्वांटिटी? 250 ग्राम। 250 ग्राम मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इसका मतलब हो गया 25% ज्यादा। क्लियर है? चलो 8वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखना। परसेंटेज मेरी नजर में एक चैप्टर नहीं है, मेरी नजर में एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप हर चैप्टर में इंप्लीमेंट करोगे। तो इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बहुत शांति के साथ समझना। लैंग्वेज को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना, तभी गेम क्लियर होगा। 8वां क्वेश्चन, एक पुस्तक का प्रिंट मूल्य। प्रिंट मूल्य का मतलब होता है जैसे कोई किताब होती है ना, उसके लास्ट में लिखा रहता है MRP 380 रुपए, है ना, उसकी बात कर रहा है। प्रिंट मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% कम है। ये तो बड़ी पहली बार देखने को मिल रहा है ऐसा तामझाम कि जितने का सामान है उससे भी 20 रुपए कम लिख दिया। 20% का मतलब 100 अगर है तो 20 इसे कितने प्रतिशत अधिक पर बेचा जाना चाहिए ताकि ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। अब इस कंडीशन को बोला जाता है ब्रेक इवन। क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन। यानी कि जिस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपस में बराबर हो जाएं, तभी हम ये कह सकते हैं देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। कोई हानि नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है। जितने में लाए थे उतने में बेच दिया। 100 रुपए का खरीदा था भाई, 100 रुपए का बेच दिया। तो अब ये कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो उसका जो मार्क प्राइस है यानी कि अंकित मूल्य जो लिखा है वो 20% कम है, यानी कि 80 रुपए लिख दिया किसी ने। मगर वो कह रहा है कि भाई ऐसा मत करो, इतना घाटा मत करो, कम से कम इतने में तो बेच लो कि जहां पर प्रॉफिट और लॉस कुछ भी ना हो। यानी कि सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस के बराबर कर लो। यानी कि वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि भैया चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे फायदा मत दो तो कम से कम घाटा भी तो मत दो। ये 80 रुपए लिख के क्या करना चाहते हो, है ना? तो भैया ठीक है 100 रुपए में बेच दो, तो इस 80 रुपए को कितना बढ़ाऊं कि 100 रुपए बन जाए? तो आप कहोगे सर 20 रुपए बढ़ा दो। किसमें? 80 में। 80 में 20 बढ़ाऊंगा तभी तो 100 रुपए बनेगा। तो फिर 100 में कितना? परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 20 से 4 बार, वैल्यू आ जाएगी 25%। यानी कि अगर मैं 25% बढ़ा दूं तो देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन बन जाएगी। नाइन्थ क्वेश्चन, रहीम की ऊंचाई करीम से 50% कम है। मैंने कई बार बताया है इसी चैप्टर में और आज ही की क्लास में कि जिससे तुलना करोगे उसे ही कंसीडर करोगे। यहां तुलना किससे हो रही है? कह रहा है ना रहीम इज 50% लेस देन करीम, तो यानी कि करीम से तुलना हो रही है। तो जो दो लोग दिए गए उनको लिख लो, यहां पर लिखोगे रहीम और यहां लिखोगे करीम। तुलना किससे हो रही है? करीम से। तो करीम अगर 100 है तो रहीम 50% कम है। 50% का मतलब कितना होता है? 50% का मतलब होता है दोस्तों 50/100। जिससे तुलना होती है वो अपॉन में आता है। यानी कि ये करीम है, करीम अगर 100 है तो जो रहीम है वो 50 कम है। तो अगर 50 कम है तो कितना बचेगा? 50 ही बचेगा। तो पूछा जा रहा है तो करीम रहीम से कितने प्रतिशत बड़ा है। यहां पर 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है? करीम रहीम से कितने प्रतिशत बड़ा है। और सेकंड, ये तो पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं बना देता हूं अपने मन से कि करीम रहीम का कितने प्रतिशत है। ये दूसरा क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझना अभी तुम। जब मैं अंतर की बात करूंगा, इसको ऐसे समझो, आपके पास है 10 रुपए और मेरे पास है 20 रुपए। तो मैं कहूंगा बताओ अंतर कितना है, तो आप कहोगे 10 रुपए। और मैं कहूंगा बताओ मेरे पास आपकी तुलना में कितनी राशि है, तो आप कहोगे 2 गुनी। इस बात को समझना है बस। तो करीम रहीम से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो आप कहोगे सर पहले तो डिफरेंस देखो, इसकी उम्र 50 है, इसकी उम्र 100 है, तो आप कहोगे ये 50 बड़ा है।
50 बड़ा है किससे, किससे बड़ा है, रहीम से, तो रहीम को अपॉन में लेके आओगे और इंटू 100, 50 से 50 क्लियर, तो आप कहोगे 100% बड़ा है, 100% बड़ा। 100% का मतलब होता है, 100% बड़े होने का मतलब होता है मेरे पास 100 है तो आपके पास, उसके दूसरी पार्टी के पास 100 ज्यादा है, यानी कि इसका मतलब कंफर्म है कि उसके पास 200 है, वो 2 गुना है। अब दूसरा क्वेश्चन सेंस देखो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 100%, इस क्वेश्चन का आंसर। मगर अगर यही सेकंड क्वेश्चन आ जाए कि करीम रहीम का कितने प्रतिशत है, यानी कि करीम जो है 100 है, वो रहीम का कितने प्रतिशत है, तो रहीम अपॉन में आ जाएगा और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 50 से 2 बार, और अब जो आंसर आएगा वो आएगा 200%। तो इन दोनों क्वेश्चंस का सेंस समझना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो फिर उसको भी अपन लोग समझेंगे, ठीक है। चलो 10th क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आपके सामने। दो संख्याओं को गुणा करने पर एक संख्या 30% कम हो गई। अरे वाह, दो संख्याओं को गुणा करने पर ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स वन नंबर वाज डिक्रीज्ड बाय 30%। यदि एक संख्या 30% कम हो गई, हाउ मच परसेंट शुड द सेकंड नंबर बी इंक्रीज सो दैट प्रोडक्ट टू बी करेक्ट। एक संख्या 30% कम कर दी तो भैया दूसरी संख्या को कितने परसेंट बढ़ाया जाए जिससे कि प्रोडक्ट जो गुणनफल है कम से कम वो तो सही आए। अब आप एक बात ध्यान से समझना, यहीं पे गेम समझ जाओगे तुम। आपकी क्लास में, सपोज आप एक क्लास के स्टूडेंट हैं, क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और मैंने कहा नितिन सर को कि ये 100 रुपए लेके जाओ और सभी विद्यार्थियों को 10-10 रुपए बांट दो। नितिन, और मैंने कहा कि कंडीशन यही है क्लास में 100 रुपए बचने चाहिए पूरे, ये नहीं है कि बचा लिए पैसे और लाके मुझे दे दिए, बचाने नहीं है, 100 के 100 बांटने। अब नितिन सर ने क्या करा, एक विद्यार्थी को 10 रुपए देने थे और एक विद्यार्थी ऐसा था उसको 5 ही दिए इन्होंने। तो इस बात का सीधा सीधा मतलब है कि 5 रुपए नितिन सर खा गए। ये मत समझ लेना कि 5 रुपए नितिन सर खा गए, बटने तो 100 ही है। इसका दूसरा मतलब देखो, इसका मतलब यह है कि किसी विद्यार्थी के जब 5 रुपए काट लिए इन्होंने, तो इसका मतलब कि दूसरे विद्यार्थियों को जिसको 10 देने थे उसको 15 दे दिए होंगे, क्योंकि रुपए तो सारे बटे हैं क्लास के अंदर। तो ध्यान रखना, जो चीज एक जगह कम हुई है दूसरी जगह अगर बराबर करना है तो दूसरी जगह वो उसी अनुपात, उसके इनवर्स अनुपात में बढ़ेगी। एक, अब देखो यहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा, एक की वैल्यू 10 से 5 हो रही है तो दूसरे की वैल्यू 10 से 15 हो जाएगी। ये कंफर्म है, कंफर्म है और कंफर्म है, 110% कंफर्म है। समझ में आ रही है बात? तभी दोनों का सम बराबर आएगा। और प्रोडक्ट में इनवर्स रिलेशन आता है। जैसे प्रोडक्ट में इनवर्स रिलेशन आएगा कैसे, देखो बहुत ध्यान से। दो संख्याओं को गुणा करने पर देखो, एक संख्या 10 मान ली और दूसरी संख्या भी 10 मान ली, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। एक संख्या 30% कम हो गई, तो एक संख्या कितनी हो गई, 30% कम, यानी कि 7 हो गई। तो दूसरी संख्या तो हमें पता ही नहीं ना कितनी है, बढ़ा बढ़ू के जो भी आएगी, मगर प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 100/7। तो या तो ये कर लो कि y की वैल्यू 100/7, यहां से कितनी हो जाएगी, 7 से एक बार 3 बचेगा, 728, 2 होल 7%, इतना इन 14 होल। तो पहले 10 था तो कितनी बढ़ गई, यहां से 42 बटे। इसके चक्कर में मत पड़ना, दूसरा कॉन्सेप्ट समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। देखना, जरा ध्यान से देखना, ठीक ध्यान से देखना। तरीका हम ये कर सकते हैं कि 30% कम हो गई, यानी कि कोई वैल्यू अगर 100 थी तो वो 70 हो गई। कितनी हो गई, 70। और नियम ये कहता है कि अगर हमें प्रोडक्ट समान चाहिए तो इसका मतलब है कि आप किसी 70 को 100 बनाने के चक्कर में आपने किसी 100 को 70 बना दिया। यही तो नियम कहता है कि आपने एक 100 को 70 बनाया तो बाकी 30 कहां चला गया। तो यह बात कंफर्म है कि किसी 30 को 100 बनाओगे तभी वैल्यू बराबर आएगी, वरना आ नहीं सकती। तो यानी कि आपने एक तरफ 100 को 70 बना दिया और
100 को 70 बनाया, मैंने किसी 70 को 100 बना दिया, बात बराबर हो गई। खुद सोच के देखो ये कितना प्यारा लॉजिक है। अरे आप किसी 100 को 70 बना रहे हो, मैंने किसी 70 को 100 बना दिया, बैलेंस। आपने उधर कम किया, मैंने उतना बढ़ा दिया, 70 को 100 बना दिया, इधर 30 कम करा, इधर 30 बढ़ा दिया, बैलेंस, डिफरेंस कोई नहीं आएगा। अब खुद देख लो, यहां कैलकुलेशन में फंस जाते और यहां सिंगल लाइन में आंसर। आप देखो कि कितना इंक्रीमेंट, 30 का इंक्रीमेंट किसमें, 70 में, इंटू 100, 10 से 10 ये आएगा 300/7, और वही 300/7 की कैलकुलेशन यहां पर भी आ जाएगी। दोस्तों देखो ध्यान से, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचेगा, फिर 7 दूनी 14 और 2/7 पर, 7 दूनी 14 और ये आ जाएगा अपने पास 6/7%। 14 के बाद कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, यही चीज। और यहां पर भी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते, 14 तिया 42, 3 दूनी 6, सेम आंसर आ रहा था। मगर कंपैरिजन नहीं करना था, लॉजिक ये लगाना था कि आप किसी 70 को 100 को 70 बना रहे हो, तो मैंने किसी 70 को 100 बना दिया, डिफरेंस कोई नहीं आएगा प्रोडक्ट पर। ये बात कंफर्म है, हाँ या ना। इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, जैसा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में होता है ना, टाइम बढ़ाओगे स्पीड कम, स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम, है ना। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। एक आदमी की आय पहले 10% बढ़ी और फिर बाद में 20% बढ़ी, कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। नेट चेंज, अब इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मेट को देखना, नेट चेंज इन परसेंटेज। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई ओवर 100%, 100%, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो पहला कितना आएगा, पहला x का मतलब है पहला चेंज, यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20/100। और ध्यान रखना, अगर इंक्रीमेंट है तो प्लस में लिखोगे और डिक्रीमेंट है तो फिर माइनस में लिखोगे। डिक्रीमेंट है तो माइनस में, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। 10 और 20 कितना आएगा, 30 और 1 दूनी 2, तो 30 और 2 कितना आ जाएगा, 32%। और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है इंक्रीमेंट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि उस आदमी की सैलरी 32% बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इसी को जरा थोड़ा सा और देखते हैं। मैंने मान लिया किसी आदमी की सैलरी 100 रुपए थी और उसकी सैलरी 10% इंक्रीज हुई, तो कितनी हो गई, 110। फिर उसकी सैलरी 20% इंक्रीज हुई, तो अब 110 है सैलरी, कभी 100 पे ही बढ़ा दो, तो 110 का 20% निकाल लो जरा यहां पर। 110 का मतलब मल्टीप्लाई 20%, ऐसे लिखोगे, 2 0 से 2 0, 11 दूनी 22, यानी कि 22 रुपए बढ़ गई। तो 110 में 22 जोड़ोगे तो अब वैल्यू कितनी आएगी, 132। अब देखो पहले सैलरी कितनी थी प्रारंभ में, 100, अब कितनी हो गई, 132। तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है कालिया, 32% का। कितने आदमी थे, 32% का इंक्रीमेंट था साहब। क्लियर, गॉट इट, यहां पर चीजें क्लियर हैं। चलो इसी के साथ 12वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, ध्यान से देखना। मोहन ने अपने खर्च में, अभी तो हम लोगों ने इंक्रीमेंट देखा, अभी हम देखते हैं डिक्रीमेंट। मोहन ने अपने खर्च में 15% की कमी की और बाद में इसमें 5% की कमी की। अब उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो अभी हमने देखा था ना नेट चेंज, नेट चेंज इन परसेंटेज, क्या फॉर्मूला आएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100%, ये आपके पास फॉर्मूला आएगा। और ये ध्यान रखना दोनों डिक्रीमेंट हैं, और जब दोनों डिक्रीमेंट हैं तो माइनस में आपको लेना पड़ेगा। तो यानी कि माइनस का 15 एंड माइनस का 5 एंड प्लस माइनस का 15 इंटू माइनस का 5 ओवर 100, ओवर 100। अब दोस्तों इसको जरा ध्यान से देख लेना, इसको ध्यान से, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस आ जाएगा, माइनस का 15 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा 15 पंजे 75, 75/100 का मतलब 75/100 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 0.75। ठीक है 0.75। तो माइनस का 20 है और प्लस का 0.75 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 19.25%। तो माइनस का मतलब हो जाएगा कमी, माइनस का मतलब कमी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 19.25% की कमी हो जाएगी। आप डायरेक्ट देखो कैसे करोगे, देखना लॉजिक समझना बस यहीं पर। भाई 100 रुपए थी उसकी इनकम, पहले उसने 15% कम करी, तो सीधे सीधे 15 रुपए कम कर देगा, क्योंकि 100 का 15% तो 15 ही आएगा। 15 रुपए कम कर देगा, तो अब वैल्यू कितनी हो गई 85 रुपए हो गई। अब वैल्यू हो गई 85। अब 85 में 5% कम किया, तो 85 का 5% कम किया, तो निकालो 85 का मतलब मल्टीप्लाई 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। तो 85 का 1/20 निकालो, 85 का 1/20। ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, 2 से 4 बार और फिर यहां से 25 ये आएगा। तो यानी कि 4.25 की कमी और करनी पड़ेगी। तो आप टोटल कमी देख लो, 15 रुपए तो यहां से कम हुए, 4.25 यहां से, तो टोटल डिक्रीमेंट कितना आ गया 19.25। 100 में इतना डिक्रीमेंट हो गया 19.25। मगर ये वाले तरीके से करना नहीं है, इससे समझना है बस कि चल क्या रहा है गेम, है ना, चल क्या रहा है गेम। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन को उसी को हम लोग सक्सेसिव रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। देखना जरा ध्यान से क्या कह रहा है अभी। इसी क्वेश्चन को सक्सेसिव रेशियो मेथड क्या कहता है, एक नया मेथड जो आप लोग आज सीखेंगे, सक्सेसिव रेशियो मेथड। पहले कितने परसेंट की कमी करी गई 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, क्योंकि 10/100 का मतलब क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा 1/10। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है दोस्तों 20/100, चाहे तो 1/5 लिख लो या 2/10 लिख लो। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई वैल्यू पहले 10 थी तो एक इंक्रीमेंट हो गया, तो 10 थी तो कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। फिर अगर 20% का मतलब कोई वैल्यू 10 है तो 2 बढ़ जाएगी, तो यानी कि 10 थी तो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करोगे तो यहां मिलेगी प्रारंभिक मान इनिशियल वैल्यू, और यहां मिलेगी फाइनल, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा 132। इसका मतलब है सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 100 था अगर कोई मान, तो अब 132 हो गया, यानी कि 32% इंक्रीज हो गया, 32% इंक्रीज हो गया। एक तो तरीका ये था। इसी इसी क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही कर सकते थे सक्सेसिव रेशियो से। देखो उसके लिए बस सक्सेसिव रेशियो के लिए फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए थी। जैसे 15% का मतलब होता है 15/100, यानी कि 3/20। यानी कि अगर कोई मान 20 है तो 3 कम होके 17। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि अगर कोई वैल्यू 20 है तो 19 बचेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। और अब वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 गुणा 19। इसका कैलकुलेशन करोगे और डिफरेंस देखोगे तो आंसर कितना आएगा 19.25% डिक्रीमेंट, डिफरेंस को लेकर। क्लियर, यहां तक पॉइंट क्लियर है, होप सो चीजें समझ में आ रही होंगी। अब 13th क्वेश्चन, ये कौन सा था भाई 12वां। अब ये 13वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक आदमी के प्रतिदिन काम करने के घंटे 20% बढ़ा दिए गए और उसकी प्रतिदिन की मजदूरी में 15% की कमी करी गई, दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दैनिक आय का मतलब क्या होता है, मजदूरी। देखो ध्यान से देखना, जो टोटल वेजेस होता है ना, टोटल वेजेस वो किसके इक्वल होता है, वो होता है दोस्तों, टोटल वेजेस जो होता है वन डे वेजेस इनटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज।
अगर प्रतिदिन के हिसाब से मिल रही है तो भाई वो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करेगा, प्रति घंटे के हिसाब से मिल रही है तो नंबर ऑफ आवर्स पे। एक आदमी को मैंने कहा कि भाई 100 रुपए मिलेंगे तुम्हें एक दिन की मजदूरी, उसने 10 दिन तक काम किया तो उसकी कुल मजदूरी कितनी हो गई? 100 गुणा 10 यानी कि 1,000 रुपए मिलेंगे। अब यहां पर देखना, तो यानी कि जो मजदूरी है ना वो किस पे डिपेंड कर रही है? कितने घंटे काम किया है, कितने दिन काम किया, और एक दिन की कितनी थी। तो कह रहा है कि एक आदमी के प्रतिदिन काम करने के घंटे 20% बढ़ा दिए गए। 20% का मतलब होता है कि अगर कोई आदमी पहले 10 घंटे काम कर रहा था तो 10 का 20% 2, यानी कि अब वो 12 घंटे काम कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? यहां पर लिखोगे इनिशियल, यहां पर लिखोगे फाइनल। और उसकी मजदूरी 15% कमी हो गई। 15% का मतलब होता है, अभी तो देखा था पीछे 3/15% का मतलब कितना होता है? 3/20। यानी कि पहले अगर उसे 20 रुपए मिल रहे थे, ये तो है उसका काम करने के घंटे यानी कि टाइम, और ये है उसकी पर आवर बेसिस। तो पहले अगर वो 20 रुपए कमा रहा था तो अब वो 3 रुपए कम यानी कि 17 रुपए कमा रहा है। मल्टीप्लाई करोगे तो पहले अगर उसे 200 रुपए मिल रहे थे तो अब उसे कितना मिलेगा? 17 दूनी 34 का 4, और 17 और 3 20। यानी कि पहले उसे 200 रुपए मिल रहे थे और अब उसे कितने रुपए मिल रहे हैं? 204 रुपए मिल रहे हैं। तो 4 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है किसमें? 200 में। तो 100 में कितना? 2 जीरो से 2 जीरो के लिए ये आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 2%। यानी कि उसकी जो टोटल मजदूरी है, टोटल वेजेस है उसकी, ये मत बोल देना कि मजदूरी उसकी 2% बढ़ गई, नहीं। मजदूरी तो उसकी, यहां पे देखो ना क्या हुआ है, मजदूरी तो उसकी कम हुई है ना। उसकी कुल आय जिसे हम कहते हैं कुल मजदूरी, कुल मजदूरी और मजदूरी में फर्क समझ लेना। जो मैं लिख रहा हूं ना टोटल वेजेस, ये इनकम है, ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी कुछ और समझ लो, तो उसकी जो कुल आय है ना, इनकम है, सैलरी है, वो ओवरऑल 2% इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? यहां तक पॉइंट क्लियर? चलो आगे 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो भाई लाइक भी करते चलें सभी अपने भाई बहन। एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई और इसकी दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि की गई। दैनिक बिक्री पर शुद्ध प्रतिशत प्रभाव क्या होगा? बताओ जरा फटाफट से। एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी करी गई। 25% का मतलब होता है 25/100। यानी कि वस्तु अगर 100 रुपए की थी तो 25 रुपए कम कर दिए गए। पहले वस्तु 100 रुपए की थी, अब वस्तु 75 रुपए की मिल रही है और दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हुई। एंड इट्स डेली सेल इंक्रीज बाई 30%। फाइंड द नेट परसेंटेज इफेक्ट ऑन डेली सेल। दैनिक बिक्री पर शुद्ध प्रभाव कितना है? दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हुई। तो दैनिक बिक्री, अब बहुत ध्यान से समझ लेना, दैनिक बिक्री का मतलब है टोटल सेल की बात कर रहा है वो। टोटल सेल 30% इंक्रीज। 30% का मतलब है कि अगर पहले 10 आर्टिकल बिक रहे थे तो अब 13 आर्टिकल बिक रहे हैं, 30%। तो पहले कितना आ रहा था हमारे पास पैसा, रेवेन्यू 1000, और अब कितना रेवेन्यू आ रहा है? मल्टीप्लाई कर लो, 13 पंजे 5, 13 सत्ते 91 और 6, 91 और 6 कितना आ जाएगा दोस्तों? 97। 97। क्लियर? तो पहले 1000 रुपए का रेवेन्यू आ रहा था, अब 975 रुपए का रेवेन्यू आ रहा है। यानी कि रेवेन्यू तो कम हो गया 25 रुपए पहले से भी, किसमें से? 1000 में से। और इंटू 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो के लिए यहां पर आ जाएगा 25/10 का मतलब 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2.5%। 2.5% की कमी और हो गई। समझ में आ रही है बात? 2.5% की कमी और हो गई। फाइंड द नेट इफेक्ट ऑन डेली सेल, 2.5% कम। क्लियर? सेल, गॉट इट? अब
ये क्वेश्चन रेवेन्यू के नाम से भी आता है। अगर यहीं पर ये कह दे कि रेवेन्यू 30% इंक्रीज हो गया रेवेन्यू, तो हम ऐसे करते इस क्वेश्चन को कि अगर पहले आर्टिकल 100 रुपए का था और 75 रुपए में अब बेच रहे हैं, मगर रेवेन्यू 30% इंक्रीज हो गया, यानी कि पहले पूरे दिन में 100 रुपए आ रहे थे हमारे पास और अब 130 आ रहे हैं, तो आप देखो कि आर्टिकल 75 रुपए का है और आपके पास आ रहे हैं 130 रुपए, तो कितने आर्टिकल बेचे? तो 75 रुपए के हिसाब से आपने एन आर्टिकल बेचे, यहां एक बेच रहे थे एन बेचे, तो 130 मिले, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 130/75। यानी कि पहले अगर मैं 75 आर्टिकल बेच रहा था तो अब 130 बेचूंगा, तभी हमारा प्रोडक्ट सेम आएगा। ये ध्यान रखना, 75 से 130 हो गया तो कितना, 25 और 30 55, 55 का इंक्रीमेंट 75 में, 75 से 130 हो गई कोई चीज तो, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, ये हो जाएगा अपने पास 220/3%। तो दो लैंग्वेज बनेंगी इस क्वेश्चन में, टोटल सेल, सेल और रेवेन्यू। तो टोटल सेल को रेवेन्यू बोला जाता है, जैसा पिछला क्वेश्चन में था। टोटल सेल की जब कभी बात करेगा तो रेवेन्यू को इंडिकेट करेंगे, और सिर्फ सेल की बात करेगा, डेली सेल की, तो डेली सेल का मतलब है कि नंबर ऑफ आर्टिकल की बात कर रहा है कि भाई डेली सेल कैसे आएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल की वजह से आएगी, है ना। दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, यानी कि उसकी क्वांटिटी में, डेली सेल इंक्रीज्ड बाई 30%। क्लियर। 15वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, और इस क्वेश्चन को एज ए टास्क लो, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, होमवर्क ले लो इसको, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओ। क्लियर। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों, एक बार कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अगले पार्ट में अपन जल्दी जुड़ेंगे, ठीक। तो होप सो परसेंटेज का बेसिक क्लियर हुआ होगा। चलिए अपने त्योहार और सारी चीज़ें बढ़िया से एंजॉय करते रहिए, मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।